नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। हो गया मतदान, क्या रहा रुझान। मतदान के बाद मतदान में हुए रुझान की समीक्षा की विशेष कड़ी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग समीक्षा करेंगे दूसरे चरण के मतदान जो 26 अप्रैल को हुए, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर बिहार के 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव हुआ। इस चुनाव में भी अन्य चुनाव की भांति दुर्भाग्य से मतदान का प्रतिशत कम रहा और यह मतदान का प्रतिशत 2019 की तुलना में और 2014 की तुलना में भी लगभग 4% कम रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज में 64%, जबकि 2019 में यहाँ 66% हुआ था। कटिहार में 64%, जबकि 2019 में वहाँ 67.62% हुआ था। पूर्णिया में अपेक्षाकृत ठीक रहा, लेकिन फिर भी गर्मी या अन्य वजहों से उस पर चर्चा करेंगे, लगभग 60%, जबकि 2019 में यह 65% से ज़्यादा था। भागलपुर में चुनाव बहुत खराब स्थिति रही, मात्र 51%, जबकि 19 और 14 दोनों में 57% से ज़्यादा था। बांका में भी चुनाव वोटिंग परसेंटेज के ठीक हिसाब से ठीक नहीं रहा, मात्र 54%, जबकि 19 और 14 में यह 58% था। तो इस प्रकार इस पूरे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान का प्रतिशत पिछले 2 चुनाव की तुलना में अच्छा नहीं रहा। हालांकि पहले चरण के मतदान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इसका प्रतिशत अच्छा था और इसमें क्रेडिट बेशक सभी मतदाताओं को जाता है पहले, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद जो प्रतिशत में गिरावट हुई, उसके बाद चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए और हम लोगों ने पाया कि सभी ज़िले के डीएम्स और बाकी अधिकारी, एसडीओ और बीडीओ, सीओ सब लोगों ने मिल करके बहुत अच्छा काम किया। और वोटिंग के दिन भागलपुर में देखा गया, बांका में भी देखा गया कि अधिकारी रोड पर निकलकर लोगों को मदद करते रहे। कई जगह उनको मतदान केंद्रों पर भी पहुंचाने के वाक़या देखे गए। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। फिर भी गर्मी, लग्न का होना, कल बहुत ज़बरदस्त लग्न था और बिहार में लग्न के कारण भी प्रभावित होती है चीज़ें, हमारे एक दर्शक ने भी बताया था। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि चुनाव में आम मतदाता का उदासीनता और अंततः लास्ट बट नॉट द लिस्ट बिहार के मतदाताओं का बड़ी संख्या में पलायन होना। हालांकि इस बार कुछ अच्छी खबरें भी आई। पूर्णिया में लोग जो बाहर नौकरी करने जाते हैं, कुछ लोग दुबई से, कुछ लोग सऊदी अरब से, कुछ लोग पुणे, बेंगलोर, मुंबई वगैरह से भी टिकट कटा करके आए मतदान करने के लिए। दिस इज़ अ गुड ट्रेंड। बहरहाल इन 5 सीट के बारे में थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं। सबसे पहली हॉट सीट की बात कर लेते हैं हम लोग, पूर्णिया में माने आप यूँ कहें कि पूरे बिहार में जो 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसमें एक तरह से सबसे ज़बरदस्त हॉट सिटी बन गया और उसका कारण आप लोग सब लोग जानते हैं। आरजेडी ने इसको प्रतिष्ठा का सीट बना लिया था और पप्पू यादव जी जो लगातार 2 टर्म सांसद भी रहे और जनता में जिस प्रकार की उनकी छवि रही है, लोगों से मिलते रहे हैं, लोगों को मदद करते रहे हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हो, कोई मुसीबत हो, किसी को व्यक्तिगत समस्या हो, तो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसके कारण उनकी ज़बरदस्त छवि पूर्णिया में रही। आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी थी और अंत समय में श्री तेजस्वी यादव जी का एक बयान वायरल हो गया। हालांकि उसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं। एक जगह उनको यह कहते हुए सुना गया कि देश में 2 ही धारा है, इंडिया का या एनडीए का, और अगर आप इंडिया को नहीं देते हैं तो आप एनडीए को दे रहे हैं। ऐसा कहते हुए सुनाई पड़ा।
कुछ लोगों ने इसको जो वीडियो चलाया उसमें आया कि अगर आप इंडिया को नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए, इस तरह का परपोर्ट किया गया। अब वो एक्चुअल वीडियो क्या था उसकी मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यह बात डाउन द लाइन मतदाताओं में चली गई और इसने आरजेडी को बहुत नुकसान कर दिया। कई बार किसी जगह पर आप बहुत ज़्यादा ताकत झोंक देते हैं तो उसका वो बाउंस बैक भी कर जाता है, एक तरह से बूमरैंग कर गया। और लोगों में एक बात आ गई कि पप्पू जी बड़े अकेले पड़ गए और अभिमन्यु की तरह पूरे, माने ये भी नैरेटिव चला गया, अभिमन्यु की तरह अकेले रण क्षेत्र में लगे हुए हैं। मीडिया में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेन मीडिया हो, चाहे वो बेन गोदी मीडिया हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म अलग अलग, जिस तरीके से पप्पू यादव का कवरेज हुआ वह मतलब किसी का न कोई, इनफैक्ट संतोष कुशवाहा तो नज़र ही नहीं आए। एक दो जगह बीमा भारती नज़र आई और इसने भी इनको एज दिया। सोशल मीडिया का मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त था। जब हम लोगों ने समीक्षा की और बहुत लोगों से बात किया, फील्ड में देखा गया, तो बूथ पर जो मैनेजमेंट था वो बेशक संतोष कुशवाहा जी का ठीक ठाक था, लेकिन पप्पू जी का भी पप्पू जी के बूथ मैनेजमेंट और संतोष कुशवाहा जी के बूथ मैनेजमेंट पे एक अंतर था कि पप्पू जी का बूथ मैनेजमेंट स्वतः स्फूर्त था। बीमा भारती का रुपौली के अतिरिक्त बाकी जगहों पर बूथ मैनेजमेंट थोड़ा कम देखा गया। जो लोगों से बातचीत हुई, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, जो ऑडियो विजुअल्स चल रहे हैं, हम लोगों ने भी अपने स्तर पर जिन लोगों से बात की, इस बात में कोई संदेह अब लगता है कि नहीं रहा कि पूर्णिया के सीट पर पप्पू यादव का पलड़ा बहुत भारी है। और जो रनर्स में अभी तक आ रहे हैं वह जदयू के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा आ रहे हैं, यानी बीमा भारती कदाचित अपने तीसरे स्थान के लिए फाइट करेंगे। ये जो लोगों ने बताया, जो रुझानें रहीं, उस आधार पर हम बता रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में और गरीब तबके में गजब का उत्साह था और जिस तरीके से महिलाएं उत्साहित होकर के वहाँ वोट दे रही थी, और यद्यपि अपेक्षा ये की जाती है, हमारे यहाँ सीक्रेट बैलेट वोटिंग का प्रावधान है, लेकिन फिर भी मतदाता आउटस्पोकन होकर के लोग बता रहे थे कि उन्होंने किसको वोट दिया है। तो पूर्णिया का चुनाव हो गया, सभी का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है, लेकिन कदाचित यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बहुत कांटे की लड़ाई है, लेकिन पप्पू यादव जी का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी दिखता है। वैसे 4 तारीख को ही ईवीएम खुलेगा, क्योंकि कई बार वोटर्स साइलेंट भी होते हैं, और जो वोटर साइलेंट होते हैं वे भी अंडर करेंट की तरह काम करते हैं और चीज़ों को बदल देते हैं। तो मैं इस राइडर के साथ पूर्णिया के वोट का, पूर्णिया के मतदान की समीक्षा का समापन करूंगा कि यहाँ पर बहुत उत्साहवर्धक चुनाव रहा, लोगों ने खुलकर मतदान दिया, सोशल मीडिया का ज़बरदस्त प्रयोग हुआ। और एक चीज़, हाँ, जिस तरीके से पप्पू यादव पर सीएसटी टीम और पुलिस अधिकारी और बाकी लोगों ने जो कार्रवाई की, और वो बहुत सामान्य चीज़ होता है, उसको मीडिया में अजीब तरीके से दिखाया। जैसे एक वाक़या बताता है, सामान्यतः कैंडिडेट के साथ सीएसटी टीम हर कैंडिडेट के साथ लगाया जाता है, स्पेशली जो बहुत सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो फ्रे में होते हैं। तो इनके साथ भी एक सीएस टीम लगी हुई थी, सर्वेलेंस टीम जिसको हम लोग बोलते हैं। अब उसको मीडिया में इस तरह से प्रचारित किया गया कि वो निगरानी की टीम इसके पीछे लगा दी गई है। तो पब्लिक को तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता है कि उस सीएसटी का टीम क्या है, निगरानी का। तो इन चीज़ों से उनको सिंपैथी मिलनी शुरू हो गई, और पप्पू यादव जी किसी भी इवेंट को अपने पक्ष में बड़े ही इमोशनल तरीके से कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लब्बो लवाब ये रहा, ये चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा, बड़ा रोचक रहा। सभी लोगों ने अपनी ताकत झोंक दी है लोकतंत्र के इस महापर्व में, लेकिन पप्पू यादव जी ने कैंची तो कई लोगों के अरमान पर चला ही दी है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं पूर्णिया, बांका और भागलपुर। भागलपुर में बड़ा दिलचस्प वाक़या।
आप जानते हैं कि भागलपुर की सीट इस बार कांग्रेस को दी गई थी और जो वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं अजीत शर्मा, बड़े व्यवसायी भी हैं। उनकी पुत्री फिल्मों में भी काम करती है, उनका क्रेज भी रहा, अपने पिता के प्रचार में स्वाभाविक रूप से लगी रही। और जो सिटिंग एमपी थे वो जदयू के अजय मंडल जी थे। उनकी छवि कोई बहुत साफ़ सुथरी नहीं रही, कई कंट्रोवर्सी हुई। इनफैक्ट चुनाव के दिन ही एक वीडियो चला जिसमें उन्होंने देखा गया, मैं उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूँ, कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से धमका कर पैसा मांगा जा रहा है और वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फिर रोते रोते कह रहा है कि हमारी इज्जत ही नहीं बचेगी तो हम क्या नौकरी करेंगे, और शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहरहाल वो जो चीज़ें आई, लेकिन फिर भी अजीत शर्मा जी के अगेंस्ट में 2-3 चीज़ें चली गई वहाँ। पहला कि कांग्रेस का बहुत अनिर्णय के स्थिति में रहना और सीट का अनाउंसमेंट बहुत बाद में किया जाना। ऊहापोह बना रहा, कई बार लगा कि उनकी पुत्री को टिकट मिलेगा, कई बार वहाँ लगा कि शायद बुलो मंडल लड़ेंगे आरजेडी से, कई बार कई अंततोगत्वा अजीत शर्मा जी को टिकट मिला। और इनका प्रचार जो था वह शहर तक सीमित होकर के रह गया या कुछ और सबर्ब्स इलाकों में। हमने सबौर के कुछ इंटीरियर में बसे हुए अल्पसंख्यक मतदाताओं से बात करने की कोशिश की और सुल्तान ये नाथनगर के कुछ इलाकों में बात की, मुस्लिम बहुत इलाका है वो। इसके अलावा नवगछिया में भी बात की। तो नवगछिया में एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हुई कि इस बार गोपाल मंडल जी जो वहाँ के बहुत ही वोकल और बहुत ही चर्चित विभिन्न कारणों से रहे हैं, उनका क्षेत्र रहा, सिटिंग एमएलए हैं, उनका कोई बहुत मतलब प्रोएक्टिव समर्थन इनका नहीं रहा जिस तरीके से वो काम करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मुस्लिम और बाकी जो परंपरागत वोटर हैं इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के खास करके, वहाँ तक अजीत शर्मा जी पहुँच ही नहीं पाए। हमने जब बहुत सारे वोटर्स से बात की तो कहा कि हम लोग को तो उनका चेहरा ही नहीं देखे, हमको एक बार भी वो कहने नहीं आए कि हम उनको वोट दें। कई मतदान केंद्रों पर उनके पोलिंग एजेंट भी नहीं रहे जैसा लोगों ने बताया। जैसे इस बार आप जानते हैं कि नया नियम में आप 3 पोलिंग एजेंट तक रख सकते हैं। एक पोलिंग एजेंट मेन है और 2 रिलीफ पोलिंग एजेंट उसको बोलते हैं। कई बार पोलिंग एजेंट लगातार नहीं बैठ पाता तो उसको रिलीव करने के लिए पोलिंग एजेंट 2 पोलिंग एजेंट की, तो इस तरह से 3 पोलिंग एजेंट की व्यवस्था। तो आप यूँ समझ लें कि वहाँ जितने भी पोलिंग स्टेशंस, 1500 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस थे, तो 4500 लोगों की नियुक्ति करना ये कई बार पार्टी के लिए और कैंडिडेट के लिए बड़ा दुभर हो जाता है। और ये बताने की आवश्यकता है नहीं कि जो पोलिंग एजेंट वहाँ बैठेगा वो पैसा भी लेगा, उसको खाना वगैरह सब चाहिए। तो इनका बहुत सारा पोलिंग एजेंट वहाँ पहुँच भी नहीं पाया। बेशक वहाँ पर इंडिया अलायंस के जो वोटर्स थे वो एकदम इंटैक्ट थे, खास करके अल्पसंख्यक और यादव मतदाताओं में, और अपर कास्ट में भी वहाँ पर ठीक ठाक रहा। इनफैक्ट कुछ लोगों ने यह भी बताया, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जो सांसद दूसरे क्षेत्र से लड़ते थे, वहाँ के विधायक हुआ करते थे अश्विनी चौबे जी, उन्होंने कहीं भीतरघात की है। तो मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने भीतरघात की है तब तो अजय मंडल को नुकसान होगा। तो यानी माइनस पॉइंट्स दोनों में है। लेकिन चूंकि अजीत शर्मा का रीच पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हो सका, इसलिए इनके वोटर्स भी पोल करने नहीं आ सके। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ का पोलिंग परसेंटेज और ख़राब है। मतलब इनफैक्ट भागलपुर का सबसे कम है, मात्र 51%। तो वोटर्स में बहुत ज़्यादा उत्साह 2 कारणों से था। एक तो जो सिटिंग एमपी थे उनके बारे में कोई बहुत अच्छी राय वहाँ पर लोगों की नहीं थी, लेकिन अब चूँकि एनडीए का कैंडिडेट है तो वो है। और दूसरा कि जो अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़ा हुए वो समय के कारण या जिस कारण से भी हो, उनका कैडर भी, कांग्रेस का कोई कैडर तो अब बिहार में बचा नहीं, बिहार कैडर विहीन पार्टी हो गई। बल्कि कांग्रेस को अब बड़े नए सिरे से मेहनत करने की ज़रूरत है। सब लोगों को ये समझना होगा कि यह चुनाव आप 90 के सिलेबस से नहीं लड़ सकते हैं। यह चुनाव 2024 में हो रहा है, तो पूरे नैरेटिव्स, पूरे पैराडाइम, पूरे सिलेबस बदल चुके हैं। अब इलेक्शन कैंपेन से ज़्यादा मैनेजमेंट हो गया है। तो इन चीज़ों में वो बड़ा पिछड़े हुए नज़र आए। शहरों में उनका ज़बरदस्त रहा, क्योंकि उनकी पुत्री भी फिल्म इंडस्ट्री से है तो उनका क्रेज है, तो शहर में धूम धड़ाका हुआ। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र भागलपुर बहुत ही बड़ा इलाका है,
कुछ नदी के पार वहाँ पर है, कुछ और बहुत सुदूर खरीक वगैरह उधर है। तो इन जगहों पर पीरपैंती से का कुछ इलाका, घोघा का कुछ, वो कई एरिया तो इनएक्सेसिबल भी हैं। गंगा के किनारे पूरा बेल्ट है जहाँ पर मंडल की बहुत बड़ी आबादी है गंगोत्रा की। तो वो इस तरीके से भागलपुर में, मतलब अगर मैं कैटेगोरिकली कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ एनडीए के उम्मीदवार को थोड़ा एज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आइए बांका में भी चुनाव बहुत दिलचस्प हुआ। यादव के दो स्टालवर्ट जयप्रकाश यादव और गिरधारी यादव लड़ रहे थे। वहाँ एक ज़बरदस्त नैरेटिव चल गया गिरधारी यादव के अगेंस्ट में। एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, सम जवाहर झा या कुछ उनका नाम था, स्मरण नहीं आ रहा है, और उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी। उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया। अब किस कारण से हुआ है ये तो या तो वो जानेंगे या रिटर्निंग ऑफिसर जानेंगे। मैंने एक बार बताया था कि वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, बट बीच में तो चुनाव रोका नहीं जा सकता है। लेकिन वहाँ पर ये नैरेटिव चल गया कि वो अगर झाजी चुनाव लड़ रहे होते तो अपर कास्ट का वोट गिरधारी यादव को कट जाता, इसलिए उन्होंने प्रिवेल करके उनका नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया है। हकीकत क्या है मैंने बताया कि न मुझे मालूम है न किसी और को। वो या तो रिटर्निंग ऑफिसर जाने या वो व्यक्ति जाने जिसने करवाया होगा या नहीं करवाया, लेकिन ये नैरेटिव चल गया। और इस नैरेटिव के चलने के कारण जो एनडीए के परंपरागत वोटर थे वहाँ पर कास्ट के और व्यवसायी समाज के, बनिया एक कास्ट नहीं होता, इट इज़ अ कॉन्ग्लोमरेशन, इट इज़ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कास्ट, वो एंटी वोटिंग वहाँ पर कुछ इलाकों में नज़र आई है। कुछ यादव बहुल इलाका है, बेलहर वगैरह, वहाँ पर जयप्रकाश जी को लालटेन छाप करके एक नारा चल गया, चुपचाप लालटेन छाप, तो वहाँ अच्छी पड़ी है। शुरुआती दौर में ऐसा नैरेटिव सेट हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जयप्रकाश यादव जी कहीं फ्रेम में नहीं हैं और संभवतः हार जीत का अंतर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आते आते और नेशनल लेवल पर भी जो नैरेटिव्स बदले, मंगलसूत्र वगैरह का पूरा नैरेटिव सेट होना और मोदी जी का 400 पार बोलने का बात छोड़ देना और नीतीश कुमार के खिलाफ जो ग्रामीण इलाकों में, शहरों में, पूरे बिहार में भी जो अनएक्सेप्टेंसी है और उनके खिलाफ जो क्रेडिबिलिटी का इशू है नीतीश कुमार जी के खिलाफ, वो जदयू के कैंडिडेट को झेलना पड़ता है सब जगह। तो इनको भी झेलना पड़ा। कई बार ये जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। जैसे कुछ इलाकों में जब हमने बात की तो ग्रामीण घेर करके इनसे पूछे कि अब क्या गारंटी है कि आप एनडीए में ही रहिएगा, फिर चुनाव के बाद नहीं भाग जाएंगे आपके नेता। इस तरह की बातें भी सुनने के लिए आई। तो लबोलबाब ये रहा कि जयप्रकाश यादव शुरुआती दौर में बड़े पिछड़ते नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आया मतदान और मतदान जब हुआ, एक्चुअल वोटिंग हुई, तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेस में आ गए। तो यहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर है और जीत हार का जो फैसला होगा वो बहुत ही कम मार्जिन से होगा। मेरे हिसाब से ये 30 से 40 हज़ार से ज़्यादा का आंकड़ा नहीं पार करेगा। तो यहाँ पर कहना बड़ा मुश्किल है कि किसको कितना एज मिला है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकते हैं कि गिरधारी यादव जी को जितना वोट एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिल पाया। और यादव और मुस्लिम की आबादी हालांकि वहाँ कम है थोड़ी, तो एमवाई का जो टिपिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरजेडी का, उसमें गिरधारी यादव कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेंधमारी कर पाए ऐसा नज़र नहीं आया। अब आइए कटिहार की बात करते हैं। कटिहार में जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर मुख्य रूप से यद्यपि सभाएं भी हुई, बहुत सभा हुई, प्रधानमंत्री भी उस इलाके में आए, मुख्यमंत्री जी भी आए, और जब एक नैरेटिव चलने लगा कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के मंच पर शेयर करने से रोका जा रहा है, तो कदाचित उसको डिफीट करने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी तस्वीर माने डेलिबरेटली छपवाई गई अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर, ताकि ये शंका दूर हो। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आया नहीं। मुख्य रूप से कटिहार में वोटिंग परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा, मतलब लगभग 64.5% वोटिंग हुआ इस गर्मी के दिन में, यद्यपि वो पिछले साल से थोड़ा कम रहा जैसा मैंने बताया आपको। लेकिन फिर भी यहाँ पर तारिक अनवर साहब की जो छवि थी और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उसके कारण उनको अच्छी खासी उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम वोटर्स में और जो आरजेडी कांग्रेस का जो टिपिकल वोट बैंक है उसमें कोई सेंधमारी नहीं हो सकी। और जदयू के जो कैंडिडेट हैं
उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत था। और मैंने बताया ना कि नीतीश कुमार जी की एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश कुमार की छवि और नीतीश कुमार के जो पलटी मारने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसने जदयू के कई कैंडिडेट को कि इस बार लुटिया डुबो दी है। तो यहाँ पर भी तारिक अनवर को बहुत स्पष्ट एज दिखता है। बेसिकली वहाँ पर वहाँ के जो दुलालचंद गोस्वामी और तारिक अनवर की छवि के बीच एक ज़बरदस्त टक्कर हुई और उसमें निर्विवाद रूप से तारिक अनवर साहब 20 पड़े, भारी पड़े। किशनगंज एक ऐसा सीट है जहाँ जैसा मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष होता दिखता नहीं है। तो बेसिकली सिटिंग एमपी जो डॉक्टर जावेद हैं और एमआईएम के कैंडिडेट के बीच में ही टक्कर हुआ। वहाँ एक बार एक और नैरेटिव चला हमको। मैंने बताया था कि करीब 68% के आसपास मुस्लिम की आबादी है, तो जिधर मुस्लिम की आबादी शिफ्ट करेगी वो जीतेगा, इसमें कहीं दो राय है नहीं। बाकी अगर पोलराइज भी हो गया तो, लेकिन इस बार ऐसा पोलराइजेशन भी नहीं हो सका। बीजेपी के लिए और जदयू के लिए यानी एनडीए के लिए उन इलाकों में कोई बहुत बड़ा उत्साह नहीं था। हम लोग शुरू में 19 में और 14 वगैरह में हम लोगों ने देखा था कि मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी जदयू के साथ वोट करती थी। नीतीश जी का जो चेहरा था, उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड थे एडमिनिस्ट्रेशन के, डेवलपमेंट के, वेलफेयर के, स्कीम के, वो बड़ा मैटर करता था। लेकिन ये इस बार नज़र वो आया नहीं। तो एक नैरेटिव चल गया कि हैदराबाद वाले को इस बार दिया जाए या इन चंक वोट जो है वो कांग्रेस को दिया जाए। जैसा मैंने आपको याद होगा एक एपिसोड में हमने बताया था कि राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम बुद्धिजीवी नेताओं और लोगों की, धर्माचार्यों की एक बैठक हुई थी। हालांकि मैं इसको कोई सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं हियरसे की बात कर रहा हूँ जो अलग अलग स्रोतों से हम लोगों की सूचनाएं मिलती है। उसमें एक बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी ने हमको बताया। फिर उसकी मैंने पुष्टि अन्य लोगों से की तो बोला कि ये बात हुई है। देश के बाहर भी एक देश में ऐसे कुछ लोगों का जुटान हुआ था और ये सहमति मोटे तौर पर बनाई गई कि अगर मुस्लिम मतों का बिखराव हुआ और रीजनल पार्टी को हम लोग देते रहे तो कांग्रेस कमज़ोर होगी और इसका परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक नैरेटिव हुआ कि अख्तरुल साहब को हम लोग पटने में रखेंगे, इनको विधानसभा भेजेंगे और हम लोग को कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना, ये कुछ लोगों ने बताया। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि अख्तरुल इमाम साहब बड़े प्रखर नेता हैं, बहुत ही माने उनकी एक तरह से पप्पू यादव की वाली छवि तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन पप्पू यादव जी ने भी उनका समर्थन किया, तो ये बताते चलें आपको। लेकिन उनकी भी छवि रही है कि बड़े मुखर रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए, बड़े शायराना अंदाज में बात करते हैं। मैंने उनकी कई मीटिंग्स और कई भाषण लोकसभा विधानसभा में सुने हैं, प्रेस वार्ता भी सुना है उनका। तो वो एक उनके लिए एक कोई नेगेटिव फीलिंग वहाँ नहीं थी, लेकिन एक चीज़ जो उनके आड़े आ गया या उनको सुपरसीड कर दिया वो ये था कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना है, ऐसी समझ जो है कुछ जगहों पर थी। अब ये ग्राउंड लेवल पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम किया होगा यह बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तय है कि यहाँ टक्कर जो है एमआईएम और कांग्रेस के बीच में है। जदयू के कैंडिडेट वहाँ पर थोड़े पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। तो ये पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी का लब्बो लबाब यही है। इसका एक इन्फेरेंस और एक निष्कर्ष तो आप निकाल ही सकते हैं, और कदाचित इसीलिए अब के भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने, अगर उनके भाषण को आपने गौर किया होगा, मोदी की गारंटी, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार, ये नारे गायब थे। अररिया में भी भाषण हुआ, ये नारे गायब थे। अब उन्होंने संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने जैसे चीज़ों पर बात करनी शुरू की। कुछ प्रेक्षक मानते हैं कि उनके इस स्टेटमेंट और उनके इस पैराडाइम शिफ्ट के कारण उनके घटते हुए आत्मविश्वास भी हैं, क्योंकि प्रथम 2 चरण के मतदान में एनडीए को जितनी बढ़त मिलती राष्ट्रीय लेवल पर दिख रही थी उतनी नहीं मिल रही। और जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, इस दोनों चरण में कुल 5 और 4 9 सीटों पर मतदान हुआ है। तो इस पिछले बार आपने देखा था कि 39:1 था, 39 सीट पर जीते। वैसी स्थिति तो कम से कम नहीं है। तो इस बार एनडीए का बिहार में किला दरक रहा है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।